नमस्कार दोस्तों। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था फिजिकल लाइब्रेरी बिजनेस कैसे किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो आई बटन में लिंक चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी उसको लिंक मिल जाएगा। अगर फिजिकल लाइब्रेरी आपको किस तरह से बिजनेस के हिसाब से चलानी है तो उसमें कितना खर्चा लगता है, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट लगती है, वो सारी चीज़ें उसमें डिटेल में समझाई हुई थी। आज हम जानेंगे डिजिटल लाइब्रेरी अगर आपको करनी है, डिजिटल लाइब्रेरी बिजनेस अगर आपको सेट करना है तो वो किस तरह से करते हैं, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसमें एस्टिमेट कितना बजट आपको लगता है, कितना पैसा लेके आपको साथ में चलना पड़ता है, उसके टर्म्स एंड लॉजिक्स क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू द न्यू वीडियो डिजिटल लाइब्रेरी बिजनेस आइडिया। ओके, अब फिजिकल लाइब्रेरी में हमने देखा था, लाइब्रेरी में आप जाओ, अपनी खुद की किताबें लेके भी आप वहां बैठ के पढ़ सकते हो, या तो लाइब्रेरी के अंदर अगर कोई मटेरियल रखा हुआ है तो उसका भी आप यूज करके पढ़ सकते हो। डिजिटल का क्या फायदा है, क्यों डिजिटल ज्यादा डिमांड में चलता है, फिजिकल से अलग डिजिटल क्यों पड़ता है और उसका बेनिफिट क्या होता है, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहला, कोरोना और पेंडेमिक हम सबने देखा हुआ है, उसके बाद जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, काफी सारे रिसोर्सेज कोरोना के बाद मार्केट में अवेलेबल हुए जो कि डिजिटल लर्निंग प्रोवाइड करते हैं और डिजिटल लाइब्रेरी भी प्रोवाइड करते हैं। देखो, दोनों का मीनिंग अलग है। डिजिटल लर्निंग मतलब क्या हुआ कि स्पेसिफिक कोई जेई नीट का क्लास हो गया, 12th बोर्ड का हो गया, 10th बोर्ड का हो गया, इंजीनियरिंग का कोई क्लास हो गया, या तो स्पेसिफिक कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हो गए। बेसिक अगर मैं आपको बोलूँ तो कोर्स एरा हो गया, यूडीमी हो गया, ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो, अपना कोर्स परचेस कर सकते हो और डिजिटल लर्निंग आप पढ़ सकते हो। उसी चीज को थोड़ा अगर अलग एंगल से देखा जाए तो डिजिटल लाइब्रेरी थोड़ा कंसेप्ट अलग है उससे, लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी है वो मैं बिजनेस टर्म्स में आपको आज समझाने की बात करूंगा। अगर आपके पास थोड़ा अच्छा फाइनेंस है, अगर आप टेक्निकल साउंड हो, थोड़ा टेक्निकल नॉलेज आपको इसमें लगेगा, अगर नहीं भी है आपके पास टेक्निकल नॉलेज, तो आप किस किस की मदद लेके डिजिटल लाइब्रेरी खड़ी कर सकते हो, कितना एक्सपेंस लगेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगेगी, वो हम ये वीडियो में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डिजिटल लाइब्रेरी का मेन मकसद क्या है। कि आपको ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बुक्स देता है। आप लाइब्रेरी ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद उसमें आप लॉग इन करोगे तो उसमें आपको सारी चीजें ऑनलाइन मिल जाएगी। उसका जो मीनिंग है उसी के हिसाब से वो सर्विस देगा। डिजिटल लाइब्रेरी मतलब आपको डिजिटल फॉर्म के अंदर सारी पढ़ाई मटेरियल डिटेल सारी चीजें वो आपको प्रोवाइड करेगा। दूसरा है नोट्स, पीडीएफ, मैगजीन्स, कोई भी चार्ट टाइप की नोट आपको चाहिए, स्कूल लेवल की, कॉलेज लेवल की, कोई बिजनेस आइडिया है, एंटरप्रेन्योरशिप करना है, तो वो सारी नोट्स है, पीडीएफ है, वो सारी चीजें आपको वहां पे अवेलेबल मिलेगी। तीसरा है एक्सेस फ्रॉम मोबाइल एंड वेबसाइट। ये बहुत इजी है। आजकल के जमाने में लोग सबसे पहले ये ढूंढते हैं कि घर पे बैठ के अगर मैं पढ़ सकता हूँ और दुनिया के कोई भी कोने में बैठ के मैं ये चीज कर सकता हूँ। अगर स्पेसिफिक डिजिटल लाइब्रेरी का आपने एक्सेस लिया हुआ है, आपने पैसे भरे हुए हैं, तो आप मोबाइल ऐप से कहीं से भी उसको एक्सेस करके अपनी लाइब्रेरी के थ्रू पढ़ सकते हो। वैसे ही अगर वो पर्टिकुलर कंपनी की अगर वेबसाइट है तो वो उसकी वेबसाइट के ऊपर भी जाके आप कभी भी लॉग इन करके कहीं भी पढ़ सकते हो। तो ये उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। तीसरा है सब्सक्रिप्शन एंड मेंबरशिप। जैसे फिजिकल लाइब्रेरी में हमने देखा था कि आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या तो ईयरली, मतलब महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का या 1 साल का पैसा आप ले सकते हो। मेंबरशिप बोल सकते हो उसको, ठीक है। वैसे ही डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर भी सेम चीज होती है कि आपको सब्सक्रिप्शन परचेस करना पड़ता है या तो आपको मेंबरशिप परचेस करनी पड़ती है। वो भी आपकी डिपेंड है कौन सी कंपनी से, कौन सी कंपनी की डिजिटल लाइब्रेरी आप एक्सेस कर रहे हो, उसके क्या टर्म्स है। कोई महीने का पेमेंट एक्सेप्ट करता है, कोई 6 महीने का पेमेंट एक्सेप्ट करता है, कोई 1 साल का पेमेंट एक्सेप्ट करता है। अलग अलग डिस्काउंट की स्कीमें भी होती है, तो वो डिस्काउंट के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप का शिप का भी ऑनलाइन बेनिफिट जो फिजिकल में है वही डिजिटल लाइब्रेरी में भी आप रख सकते हो। तो ये हो गए कि क्या है डिजिटल लाइब्रेरी के अच्छे से फायदे। ओके, अब हम जानेंगे क्यों डिजिटल लाइब्रेरी। स्टूडेंट प्रीफर ऑनलाइन क्लासेस। अब डिजिटल लाइब्रेरी क्यों होनी चाहिए क्योंकि स्टूडेंट खुद चाहता है। अब स्टूडेंट स्कूल में भी जाता है, कॉलेज में भी जाता है, उसके बाद पर्टिकुलर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में ट्यूशन लेने भी जाता है, और उसके बाद अगर शाम के टाइम घर में उसको अलग से कोई तैयारी करनी है, तो वो चीज अब
कॉलेज और स्कूल में क्या होता है, आपके प्रोफेसर या टीचर आपके सामने होते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सेम वे आप ट्यूशन क्लास में जाते हो, कोचिंग में जाते हो, वहां भी आपका टीचर मैडम होता है जो आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, जो पढ़ाता भी है और डाउट सॉल्व भी करता है। थर्ड क्या हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आप अलग से मटेरियल की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसके क्वेश्चन आंसर विथ सॉल्यूशन आपको दिए जाते हैं। और अगर सॉल्यूशन के अंदर वीडियो भी अगर अपलोड किया है तो वो वीडियो फॉर्म में भी आपको इजीली समझा सकते हैं कि ये पूरा सॉल्यूशन है, तो ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है पूरा, वो किस तरीके से काम करता है, वो आपको पूरा समझाने की भी कोशिश करेंगे। उसके लिए अलग से उन्होंने पीडीएफ भी लगाई होगी, या तो वीडियो भी लगाया होगा, या तो ऑडियो भी लगाया होगा। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है अगेन डिजिटल लाइब्रेरी का। दूसरा है जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो है रिमोट लर्निंग। फिजिकल लाइब्रेरी में एक डिसएडवांटेज के तौर पे आप देख सकते हो कि जब तक आप वो पर्टिकुलर सिटी में हो तब तक आप फिजिकल लाइब्रेरी का एक्सेस कर सकते हो। लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी में सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप आज यहाँ पे हो, आपका वेकेशन हो गया, आप अपने घर चले गए, या तो आपका सिटी चेंज हो गया, तो कहीं से भी आप इस चीज को एक्सेस कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए। आजकल बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन लाइब्रेरीज मिलती है जहां पे आपको एक बार सब्सक्रिप्शन करने के बाद वो पर्टिकुलर कोर्स या तो वो पर्टिकुलर बुक्स आपको लाइफ टाइम के लिए भी एक्सेसिबल मिलती है। ऐसी भी कुछ फैसिलिटी होती है। उसके बाद है टाइप्स, किस किस टाइप्स की डिजिटल लाइब्रेरी आप खोल सकते हो। डिजिटल लाइब्रेरी की भी कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे फिजिकल लाइब्रेरी में हमने देखा था कि आपकी लाइब्रेरी में जो बच्चे आते हैं वो जेईई या तो नीट की प्रिपरेशन के लिए अलग से लाइब्रेरी में बैठ के अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो उसी प्रैक्टिस के दौरान अगर आप उनको एक्स्ट्रा मटेरियल अपनी फिजिकल लाइब्रेरी में प्रोवाइड करते हैं तो बच्चे और ज्यादा घंटे बैठ के वो एक्सरसाइज को पढ़ते रहेंगे, और उनको और एक्स्ट्रा मटेरियल मिलने की गुंजाइश रहेगी। तो फिजिकल में भी ये ऑप्शन हमने समझा था। वैसे ही डिजिटल में किस किस टाइप्स की लाइब्रेरी अपन बना सकते हैं। सबसे पहले होते हैं स्टडी मटेरियल लाइब्रेरी। स्टडी मटेरियल क्या हो गया, छोटे बच्चे तो आपके लाइब्रेरी में आएंगे या नहीं आएंगे वो आप पे डिपेंड है। फिजिकल लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ। डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, छोटे बच्चों से लेके कॉलेज तक के बच्चे, या तो कोई प्रोफेशन में जो जॉब कर रहे हैं उनको भी कोई फर्दर कोर्स या फर्दर डिग्री लेनी है तो उसके लिए भी वो आपकी लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिजिटल के अंदर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर एज के हिसाब से आप अपना मटेरियल, स्टडी मटेरियल बना के रख सकते हो। तो डिपेंड ऑन द एज कैटेगरी, स्कूल का हो गया, हाई स्कूल का हो गया, सेकेंडरी स्कूल का हो गया, सीबीएसई का हो गया, इंजीनियरिंग का हो गया, पाइथन प्रोग्रामिंग का हो गया, विंडोज का हो गया, कोई भी टाइप का मटेरियल, स्टडी मटेरियल आप बना के रख सकते हो। ठीक है, डिपेंड है कि आपकी मास्टरी किस चीज में है। सेकंड है ई बुक मेंबरशिप लाइब्रेरी। सिर्फ और सिर्फ ई बुक्स, मतलब जो भी किताब आप स्कूल कॉलेजेस वगैरह में पढ़ते हो या तो पर्टिकुलर लाइब्रेरी में से घर पे लाके पढ़ते हो, उसी टाइप की बुक को पीडीएफ फॉर्म में, डॉक्यूमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके आप उसको ई बुक बना के अपनी लाइब्रेरी सेट कर सकते हो। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप जाके देख सकते हो अमेजोन। अमेजोन के अंदर जो केडीपी बुक्स का ऑप्शन जो है उसमें आप अपनी ऑनलाइन ई बुक भी बेच सकते हो। डिपेंड है किस तरह की बुक आप बना रहे हो, किस तरीके का नॉलेज आपको है, आपके पास कॉपीराइट्स है कि नहीं, ट्रेडमार्क्स है कि नहीं। डिजिटल में बहुत से सिक्योरिटी के पॉइंट्स भी होंगे जो आगे मैं आपको वीडियो में कवर करके बता दूंगा। उसके बाद है रिसर्च एंड जर्नल लाइब्रेरीज। ये एक डिमांडिंग पार्ट है। रिसर्च किए हुए पेपर्स आपके प्रोफेसर से, या तो आपके रिश्तेदार में कोई भी पीएचडी किया हुआ है, प्रोफेसर किए हुए है, तो रिसर्च किए हुए जो भी पेपर्स है उसकी एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड लाइब्रेरी अगर आप बनाते हो तो जो पढ़े लिखे और पीएचडी या पीएचडी से आगे की डिग्री करने के लिए जो भी स्टूडेंट्स आगे आना चाहते हैं उनके लिए आपकी वेबसाइट एक आइकॉनिक वेबसाइट बन सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास जो पब्लिश किया हुआ मटेरियल लाइब्रेरी में आपने रखा है वो सारा रिसर्चेबल है। तो आधी रिसर्च तो बच्चे ऑलरेडी करके बैठे हैं, बाकी की रिसर्च आपकी लाइब्रेरी में आके उनकी कंप्लीट हो सकती है, तो उनके लिए वो बहुत अच्छी चीज है। तो ये पार्ट सबसे ज्यादा डिमांड में है आजकल। रिसर्च मतलब आप कोई भी टाइप की रिसर्च, सबसे ज्यादा इसमें साइंस के सब्जेक्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो कोई भी मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स में भी काफी रिसर्च ये लोग करते हैं कि पर्टिकुलर एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं, इंडियन तरीका क्या होता है, जापानीज तरीका क्या होता है, चाइनीज तरीका क्या होता है, ऐसे
काफी सारी चीजें आपने भी देखी होगी। तो वो वेल रिसर्च पेपर्स जो होते हैं, कोई केस स्टडी है या कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के लिए रिसर्च की हुई है या कोई केमिकल के लिए रिसर्च किया हुआ है, तो उसका पूरा डेप्थ नॉलेज विथ पीडीएफ, ई बुक, वीडियो, ऑडियो, ऐसी काफी सारी चीजें उसके अंदर प्रोवाइडेड होगी जो आपको बहुत इजी वे में अंडरस्टैंड हो सकती है। ओके, तो एक ये लाइब्रेरी भी के ओपन करने के बारे में भी आप सोच सकते हो कि रिसर्च पेपर के बारे में। ओके, लास्ट है ऑडियो बुक लाइब्रेरी। सबसे बड़ा एग्जांपल में अगर आपको बोल दूं स्पॉटिफाई। अब स्पॉटिफाई वो तो गानों की चैनल है, ठीक है। एग्जांपल आपको इसलिए दिया है क्योंकि ऑडियो बुक यहाँ पे वर्ड मैंने यूज किया। ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जैसे कि अभी मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, ओके, तो यूट्यूब के ऊपर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये अभी वीडियो फॉर्म में है, लेकिन इसी चीज को मैं अपने मोबाइल में ऑडियो का रिकॉर्ड करके, ऐसे ऑडियो के मैं 5-6 ऑडियो रिकॉर्ड कर लूँ, उसका एक छोटा सा मैं कोर्स बना के अपनी लाइब्रेरी में जाके पब्लिश कर दूंगा। कोई कोई लोग होते हैं ना कि खाली सुन के ही अपने आप पढ़ाई कर लेते हैं, सुन के ही अपने आप सारी चीज समझ लेते हैं, उनको देखने की मतलब विजुअल की या लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, जो बहुत क्लेवर होते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो उसके लिए ऑडियो बुक्स भी होती है। ऑडियो बुक्स मतलब क्या है कि ऑडियो बुक लाइब्रेरी, कोई भी आपने टॉपिक सिलेक्ट किया है पर्टिकुलर, तो वो टॉपिक के अंदर आपको सिर्फ ऑडियो फाइल्स ही मिलेगी, और ऑडियो फाइल में मेंशन की हुई चीजें है वो आप अटैचमेंट में लगा सकते हो। कि ऑडियो फाइल में आपने बोला कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल हमने आपको समझाया है, तो नीचे दी गई हुई पीडीएफ फाइल में उसके एग्जांपल से आप गो थ्रू कर सकते हो, वो चीज आप ऐड कर सकते हो। तो ये हो गए कुछ टाइप्स अपनी डिजिटल लाइब्रेरी ओपन करने के लिए, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है हाउ। अब ये हाउ वाली चीजें है, कहीं भी आप डालोगे तो सबसे ट्रेंडिंग में यही वर्ड चलता है, हाउ, हाउ टू डू। डिजिटल लाइब्रेरी है, फिजिकल का हमने समझा था किस किस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीजें लगती है, आप अपनी लाइब्रेरी खड़ी कर सकते हो, अपना बिजनेस रन कर सकते हो। वैसे ही डिजिटल लाइब्रेरी को ओपन करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको एक अपना टॉपिक सिलेक्ट करना है जिसको बोलते हैं निश। स्पेसिफिक लाइब्रेरी होना आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि हमको भी पता है कि अगर कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन करवा रहा है तो हम क्या सोचेंगे कि सिर्फ यूपीएससी पे ही कंसंट्रेशन करवा रहे हैं तो मुझे वहीं जाना है। अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे मल्टीपल चीजें हो रही है, वहां पे जाना हम कम पसंद करते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर ही हमको पढ़ाई करनी है। तो कोई मास्टर पर्सन होगा, हम वहीं जाएंगे, तो उसको बोलते हैं नीश सिलेक्ट करना, मतलब आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट सिलेक्ट करना। एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिए हुए, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, स्कूलिंग हो गया, यूपीएससी हो गया, जीपीएससी हो गया, ऐसी बहुत सी एग्जाम प्रिपरेशन होती है। तो स्पेसिफिक कोई भी कैटेगरी को पकड़ के आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो कि भाई हमारी लाइब्रेरी में आओगे, आपको यूपीएससी से रिलेटेड सारी चीजें मिलेगी। 10 साल पुराने पेपर्स भी मिलेंगे, रिसर्च किए हुए पेपर्स भी मिलेंगे, नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, पूरी दुनिया का जनरल नॉलेज इकट्ठा करके रख दिया है हमने, कितने कम टाइम में कितनी एग्जाम आपको प्रिपेयर करनी है, डेमो टेस्ट, वो सारी चीजों का मिक्सचर बना के आप अपनी लाइब्रेरी पे रख सकते हो, जो कि स्टूडेंट को सबसे ज्यादा पसंद आता है, वो अटेंड करते हैं। पहले कंसेप्ट क्लियर किया, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद एक मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट के बाद एक फिजिकल ऑनलाइन टेस्ट दिया, आप मार्क कंपेयर कर पाओगे, टाइमिंग कंपेयर कर पाओगे, कहाँ कहाँ गलती हुई है, वो गलती का भी ऑप्शन आप ही दोगे। एज ए लाइब्रेरी बिजनेस, आपने जो बिजनेस ओपन किया है, जो भी चीज की मिस्टेक हुई है उसका आंसर भी नीचे सजेशन बॉक्स में आना चाहिए कि ये आपने गलत किया है, वो क्यों किया है, इसका सही क्या होना चाहिए, और वो जो सही है उसका मतलब क्या होता है। इतना डिटेल में जाके अगर आप करोगे तो स्टूडेंट को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले आप अपना निश सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, उसके बाद है आपको डोमेन और होस्टिंग परचेज करना पड़ेगा। देखो फिजिकल में भी मैंने जो एग्जांपल दिया था, आप पुराने वीडियो में जाके देख लो, उसका बजट कुछ 2.5-3 लाख तक का बना था। 2.5-3 लाख में आप अपनी फिजिकल लाइब्रेरी ओपन कर सकते हो। वैसे ही डिजिटल के अंदर भी, भले आपको फिजिकल कुछ भी नहीं करना है, पर डिजिटल आपकी जो भी चीजें आपको चलानी है, ऑनलाइन रखनी है, पब्लिक उसको एक्सेस करें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी, और वेबसाइट बनाने से पहले आपको डोमेन खरीदना पड़ेगा। डोमेन क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे facebook.com, तो फेसबुक जो है वो उसका डोमेन नेम है। ओके, तो वैसे ही हर एक, जैसे आप ब्रांड नेम भी बोल सकते हो कि आपको आपकी लाइब्रेरी का ब्रांड नेम क्या रखना है। यूपीएससी लर्नर्स डॉट कॉम, तो यूपीएससी लर्नर्स है वो आपका डोमेन नेम हो गया, तो वो आपको परचेज करना पड़ता है ऑनलाइन। उसके लिए आप GoDaddy जाओ, होस्टिंग कर जाओ, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आजकल, वहां से आपको इजीली और सस्ते में डोमेन मिल जाता है। और आजकल तो
1 साल का फ्री डोमेन भी मिलता है, होस्टिंगर में काफी सारी स्कीमें चलती है, एक बार चेक कर लेना। डोमेन खरीदने के बाद उसके ऊपर आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी। क्या, जैसे यूडीमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, तो वैसे आपको वेबसाइट डेवलप करनी पड़ेगी, जो वेबसाइट पब्लिश करके आप लोगों को दिखाओगे हमारी वेबसाइट पे ये सर्विसेज है, आप इसको आके एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको लगेगा क्रिएट वेबसाइट और ऐप। ऑलरेडी मैंने आपको जो बोल दिया कि डोमेन खरीदो, डोमेन के बाद आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी। वेबसाइट के बाद अगर वेबसाइट आपकी चलती है, स्टार्टिंग में बहुत इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, पहले वेबसाइट बनाओ, थोड़े कस्टमर आप लेके आओ। कस्टमर में से अगर आपको लगता है कि नहीं अभी सही जा रहा है, बराबर है, जितने भी स्टूडेंट्स है, कस्टमर है, वो सेटिस्फाइड है हमारी पूरी सर्विसेज के साथ, फिर धीरे धीरे मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको लॉन्च करनी जरूरी है। देखो 21st सेंचुरी के अंदर ये गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक गवर्नमेंट रिपोर्ट में आपको बताने जा रहा हूं कि मोबाइल एक्सेसिंग 80% यूजर करते हैं। अगर कोई भी वेबसाइट, कोई भी एप्लीकेशन है, उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रिफरेबल होता है मोबाइल। इवन आप अभी जो भी लोग देख रहे हो मेरा वीडियो, आप खुद भी कभी कंप्यूटर या लैपटॉप खोल के अपनी चीजें करते हो, उससे ज्यादा आप सारी चीजें मोबाइल पे ही करते होंगे। तो हमेशा याद रखना, मोबाइल इज द मेन की पावर। आज के जमाने में आप कोई भी चीज बनाते हो, वेबसाइट बनाते हो, मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हो, अपनी डिजिटल लाइब्रेरी पब्लिश कर रहे हो, सारी चीजें ध्यान में रख के चलना कि वो मोबाइल फ्रेंडली हो, क्योंकि जनरली 99.9% लोग मोबाइल से ही सारी चीजें एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो आपको एक मोबाइल ऐप भी आगे जाकर डेवलप करना है, एक साथ आपको डेवलपमेंट में घुस नहीं जाना है, ज्यादा बजट भी नहीं लगा देना है, ज्यादा पैसा भी नहीं लगा देना है। ओके, तो पहले वेबसाइट बनाओ, 3-4 महीने के लिए वेबसाइट चलाओ, कितने कस्टमर आते हैं, उनकी क्या क्या उनके ओपिनियन, उनको क्या प्रॉब्लम हो, वो एक बार सब आप चेक कर लो। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन डेवलप करवाओ। सबसे पहले एंड्रॉइड यूजर के लिए करवाओ, क्योंकि इंडिया के अंदर स्पेसिफिक अगर आपका स्टूडेंट का टारगेट इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा चलता है एंड्रॉइड। तो पहले एंड्रॉइड के लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनाओ, उसके बाद आईओएस मतलब एप्पल के लिए बनाओ। ओके, थर्ड है आपका नीश सिलेक्ट हो गया, डोमेन खरीद लिया, होस्टिंग भी आपने करवा ली, वेबसाइट भी बनवा लिया। उसके बाद आपको करना है अपलोड योर ऑल कंटेंट। कंटेंट मतलब आपकी जो भी मटेरियल है, जो भी पीडीएफ है, जितने भी वीडियोस है, जितने भी क्विज है, क्वेश्चन आंसर है, जो भी मटेरियल जो आप देना चाहते हो आपकी लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी के अंदर जाके स्पेसिफिक कोर्सेज बना लो। ओके, यूपीएससी 2025, यूपीएससी 2024, 2024 का जितना भी पीडीएफ वीडियो 2024 के, उसमें आप जाके सारा कंटेंट, सारा फाइल, ऑडियो वीडियो सब कुछ उसमें आपको होस्टिंग में जाके अपलोड करना पड़ेगा। देखो डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये कोई चीज टेक्निकली समझ में नहीं आ रही है तो आजकल आपके सिटी में भी आप देख सकते हो, ऑनलाइन भी काफी चीजें मिल जाती है कि जो आपको वेबसाइट बना के दे देगा, आपका होस्टिंग भी कर देगा। आप बोल सकते हो कि भाई इतनी इतनी फाइल है, ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी ये फोल्डर में दिखनी चाहिए, ये कोर्स है उसके अंदर इतना इतना दिखना चाहिए, तो वो सब आपको वो हेल्प कर देगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस है बहुत इजी, खाली मेंटेन करने की जरूरत है इसको। ओके, उसके बाद है मेंबरशिप प्लान। आपने अब आपका कंटेंट भी अपलोड कर दिया, सारी फाइल, फोल्डर, पीडीएफ भी आपने डाल दी। उसके बाद आपको मेंबरशिप प्लान बनाना है, जो कि उसके लिए आपको एक बार रिसर्च करना पड़ेगा। आपके सिटी के अंदर या तो आपके नजदीकी एरिया के अंदर 40-50 किलोमीटर का एरिया पकड़ लो, 40-50 किलोमीटर के एरिया में रिसर्च करो पहले तो कि कितनी लाइब्रेरीज है, कौन कौन से बच्चे लाइब्रेरी में जाते हैं, कौन कौन से टाइप के कंटेंट वो ज्यादा पढ़ते हैं। अगर वहां पे जो फिजिकल बुक्स पढ़ी हैं उसमें वो कौन सी किताबें ज्यादा पढ़ते हैं, अगर वो घर से लेके जाते हैं लाइब्रेरी में तो वो कौन सी किताबें ज्यादा पढ़ते हैं। तो ये दोनों चीजों का रिसर्च जितना आप अच्छा करोगे, उसके हिसाब से आप मेंबरशिप प्लान बनाओगे तो वो आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। अभी आप सोचोगे कि भाई मेरा इतना खर्चा हो गया तो मैं महीने का 2,000 रुपया रखता हूँ। अब आप महीने का 2,000 रुपया रख रहे हो, पर आपके जो भी कॉम्पिटिटर है, आजू बाजू जो भी बिजनेस लेके बैठे हैं, वो 1,000 रुपए, 1,200 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 1,500 रुपए में ये चीज दे रहे हैं, विथ एसी, विथ वाईफाई। तो आपका तो प्राइस ही 2,000 हो गया, तो कस्टमर डायरेक्ट आपके पास आएगा नहीं। हाँ, 2,000 में अगर आप प्रीमियम क्वालिटी की चीजें दे रहे हो डिजिटली, लाइब्रेरी में डिजिटल कंटेंट आपने जो अपलोड किया है वो अगर प्रीमियम क्वालिटी का है, क्योंकि फिजिकल में तो बच्चा खुद पढ़ रहा है, खुद को समझना है, खुद को याद रखना है। डिजिटल में तो आप कंसेप्ट भी दे रहे हो, उसको समझा भी रहे हो, उसका वीडियो भी दे रहे हो, उसका ऑडियो भी दे रहे हो और उसकी टेस्ट भी ले रहे हो। तो प्रीमियम चीजें अगर आपने इंक्लूड की है
तो आप 2000 रुपये रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये आपको डिपेंड करना पड़ेगा कि मेंबरशिप प्लान हम कितना रख सकते हैं। ओके, और वो मेंबरशिप प्लान मंथली रखना है, क्वार्टरली रखना है, ईयरली रखना है, ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं मानता हूं तब तक जितना क्वार्टरली बेस अगर आप चलोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक महीने के हिसाब से आप जाओगे उसके लिए आप शॉर्ट कोर्सेज रखो, जो ऐसे कोर्सेज होते हैं कि जो 15-20 दिन के अंदर वो इजीली सीख जाए। जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग का अगर आपने कोई लाइब्रेरी में कोर्स सेट किया है, लाइब्रेरी 1 में आपने रखा है कि वेबसाइट डेवलपमेंट कैसे करते हैं, 2 महीने में आप सीख सकते हो, तो वो 2 महीने में सीख सकते हैं, क्योंकि उसमें आप सारी चीजें आपने ऑलरेडी दी हुई है। बच्चे को खाली अपने लैपटॉप के ऊपर वो जो भी पढ़ रहा है आपकी लाइब्रेरी में उसको इम्प्लीमेंट करके टेस्ट करना है। अगर वो चीज चलती है तो 2 महीने में आपका काम खत्म हो जाएगा। पर प्रीफर करता हूँ कोई भी लंबी चीज जो होती है तो क्वार्टरली मेंबरशिप रखोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट है मार्केटिंग ऑनलाइन। यहाँ पे आपको थोड़ा बजट अलग से निकाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग जो है वो उसके लिए आपको पैसा काफी देना पड़ता है और कभी कभी काफी नहीं भी देना पड़ता है। दोनों रीजन है, दोनों मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपका ग्रुप अच्छा है मतलब ग्रुप अगर आपका बड़ा है, आपके फैमिली फ्रेंड्स अगर बहुत ज्यादा है, तो हर एक को आप पिंग मार सकते हो कि भाई हमने ये ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी खोली, अपने अपने स्टेटस में डालो, अपने अपने फेसबुक के ग्रुप में डालो, या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितनी भी कोई अगर कम्युनिटी में आप ज्वाइन हो, या आपके कोई फैमिली मेंबर्स का ग्रुप हो व्हाट्सएप में, उसमें ये पोस्ट डालो कि हमने ये लाइब्रेरी खोली है। उसके अलावा आपको गूगल की एड्स देनी पड़ेगी, सोशल मीडिया पे भी इसका मार्केटिंग करना पड़ेगा, जिसमें सबसे टॉप पे आता है फेसबुक आता है, क्योंकि फेसबुक के अंदर बहुत सी ऑडियंस है और एक्टिव और लाइव ऑडियंस आपको फेसबुक में ज्यादा मिलेगी। सेकंड हो गया आपका इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स बना के, स्टोरीज बना के आप इसको प्रमोट कर सकते हो। जितना फ्री में कर सकते हो पहले उतना कर लो। अपने खुद के एंड पे रील्स बनाओ, खुद के एंड पे स्टोरीज बनाओ, पोस्ट बनाओ, फ्लायर्स बनाओ, थोड़ी इमेजेस बनाओ। ओके, तो ये आपके एंड पे आप कर सकते हो, लेकिन वो चीज को आपको एक लार्ज ऑडियंस तक पहुंचाना है तो उसके लिए आपको थोड़ा पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे फेसबुक में आपने डाला तो फेसबुक में नो डाउट अगर 1000-2000 लोग आपके फॉलोअर है तो वो 1000-2000 तक तो आपकी पोस्ट या आपकी डिजाइन की हुई मार्केटिंग स्ट्रेटजी खुद आप पहुंचा सकते हो। पर अगर आपको 2000 से ज्यादा जाना है ऑडियंस, 4-5 हजार या 10 हजार ऑडियंस तक पहुंचना है, तो उसके लिए आप खुद भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो तो आप किसी को हायर भी कर सकते हो। पर डे का बजट होता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिसमें भी आपको मार्केटिंग करवाना है। यूट्यूब का भी 1-2 वीडियो बना के यूट्यूब पे भी उसकी ऐड करवा दो। मार्केटिंग करना आपके लिए बहुत जरूरी है। मार्केटिंग के अंदर आपका पूरा लाइब्रेरी का ऐड, आपकी वेबसाइट की लिंक, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक, और साथ में एक फ्री कोर्स अटैच कर देना, क्योंकि फ्री कोर्स में लोग इंटरेस्टेड होते हैं। आप और मैं भी सबसे पहले फ्री लिखी हुई चीज पे ही क्लिक करते हैं। तो फ्री में आपका जो भी डेटा आपके पास आता है वो डेटा से आप कांटेक्ट करने की ट्राई करो, और उसके बाद आप उसको समझा सकते हो कि हमारी लाइब्रेरी में ऐसे और भी प्रीमियम कोर्सेज है जहां पे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। ये हो गया आपका मेन पार्ट, कितने पैसे लगेंगे। अभी तक तो वीडियो में आपने काफी सारी चीजें समझा दी सर, काफी सारी चीजें समझ में भी आ गई, पैसा कितना लगेगा वो हमको बताओ। ये पॉइंट पे हम आ जाते हैं। अगर आप डोमेन और वेबसाइट का अगर अप्रोक्स लेके चलो, डोमेन जैसे मैंने बोला 1 साल का फ्री डोमेन आपको मिल सकता है, कई बार पेड भी लेना पड़े तो पेड भी ले लेना, ज्यादा महंगा नहीं होता है, 1000 रुपया या 1100 रुपये जितना कुछ होता है। रिन्यूअल भी अगर दूसरे साल अगर आप करवाते हो तो वो 1500 से 1700 के आसपास पड़ता है। मेन आपको पेमेंट करना पड़ता है होस्टिंग के लिए। होस्टिंग क्या होता है कि आपकी स्पेस, जो भी आप स्मार्टफोन यूज करते हो उसके अंदर स्टोरेज में आप जाओगे, सेटिंग्स में स्टोरेज में जाओगे तो वहां लिखा होता है ना कि 200 GB में से 150 GB यूज हो गया है, सिर्फ 50 GB आपका फ्री स्पेस बचा है। तो मतलब 50 GB तक के आप उसमें पिक्चर, गाने, PDF फाइलें डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद मोबाइल फुल हो जाएगा। तो होस्टिंग का काम यही होता है। होस्टिंग के अंदर जो भी फाइलें आप अपलोड करोगे, जो भी आपका डिजिटल कंटेंट है जो आप अपलोड करने वाले हो, वो कितना बड़ा है उसके हिसाब से आप अपना होस्टिंग परचेस करना। ऐसा नहीं है कि एक बार 20,000 रुपये लगा दिए, फुल एक्सेस ले लिया, सब कुछ फुल 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 वाला है उसको सिलेक्ट करके वो ले लिया, नहीं, जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में कोई जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें फ्लेक्सिबल है, ऑनलाइन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको जब भी कभी अपग्रेड करना हो, अभी स्टार्टिंग में आपको जो डिफॉल्ट प्लान मिल रहा है कि भाई आपको 10 GB का स्टोरेज मिलेगा, ओके, 10 GB का स्टोरेज लेके
3-4 हजार रुपए में आप डोमेन परचेस करके 10 GB वाला होस्टिंग का जो प्लान है 7-8 हजार रुपए का आता है, वो आप खरीद लो। 10 GB, 5 GB, 6 GB तक का डेटा अपलोड करके टेस्टिंग कर लो। अगर आपको अपग्रेड करना है, आपको लग रहा है कि भाई कस्टमर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मेरे को फाइल और बढ़ानी पड़ेगी, मेरे को स्पेस कम पड़ रही है, तो आपके होस्टिंग के अंदर ही अपग्रेड का ऑप्शन होता है, तो उस टाइम आप उसको अपग्रेड करवा लो, तब अलग से पैसे भर लेना। ओके, तो मेन होता है आपका। और उसका कॉस्टिंग अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने ऐसा मानता हूं कि 12 से 15 हजार रुपए एक प्रीमियम चीज के लिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको एक एवरेज या नॉर्मल चीज बनानी है तो 8 से 9 हजार में भी आपकी ये चीज हो सकती है। पर डोमेन वेबसाइट जितना प्रीमियम बनाओ और जितना सिंपल बनाओ उतना आपके लिए बेस्ट है। कोई ज्यादा डिजाइन या ज्यादा कोई भी ऐसी चीजें मत लगाओ, एकदम सिंपल। जैसे कोर्सेरा है, यूडीमी है, उनकी वेबसाइट आप देखो एकदम सिंपल है, कोई ज्यादा डिजाइन डिजाइन कुछ नहीं, क्योंकि जो भी कस्टमर आ रहा है उसको उसकी चीज वहां अवेलेबल है कि नहीं उसको उससे ही मतलब होता है। आपने कितनी अच्छी वेबसाइट बनाई है, कितनी अच्छी डिजाइन की है, उससे उसको मतलब होता नहीं है। ओके, तो वो आप 12 से 15 हजार रुपए साल का पकड़ के चलो। रिन्यूअल हर साल आएगा जो आपको करते रहना पड़ेगा। और एक ऑप्शन में खाली आपको टेक्निकल है पर आपके दिमाग में आप डाल लो, नवंबर के आसपास हर साल ब्लैक फ्राइडे करके एक सेल आती है। तो टारगेट हमेशा ऐसा रखना कि हर नवंबर में हर साल आप जो रिन्यू करोगे, डोमेन को रिन्यू करना पड़ेगा, होस्टिंग प्लान को रिन्यू करना पड़ेगा, जैसे एक टाइप का मोबाइल रिचार्ज ऐसा ही आप समझ लो। तो रिन्यू करने का टारगेट हमेशा ब्लैक फ्राइडे के टाइम में करना, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे के टाइम पे बहुत ही ज्यादा और बहुत ही अच्छे डिस्काउंट चलते हैं। जो चीज आपकी शायद 14-15 हजार रुपए की होगी वो शायद 10-11 हजार में भी आपकी हो सकती है, कई बार तो उससे भी कम में हो जाती है। कूपन कोड वगैरह बहुत सी चीजें उसमें आती है। तो ब्लैक फ्राइडे हमेशा याद रखना, अप्रोक्स दिवाली के टाइम, इंडिया के अंदर दिवाली के आसपास वो चीजें आती है। दूसरा हो गया वेब ऐप, ये एक है वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन। देखो वेबसाइट अगर आप खुद से बनाते हो तो 0 रुपया, कोई आपको एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है। और बेसिक नॉलेज अगर आप यूट्यूब या गूगल से ले लोगे फ्री में तो खुद की भी एक वेबसाइट बना सकते हो, अपने आप ही बना सकते हो। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, जो चीज 10 दिन में बन सकती है वो शायद 1-1.5 महीने में बन सकती है, क्योंकि आप उतने टेक्निकल नहीं हो। पर अगर आप ऐसा सोचते हो कि अगर मेरे 10-15 हजार रुपए बचाने हैं मुझे, तो यूट्यूब में जाओ, गूगल पे जाओ, वर्डप्रेस वेबसाइट देखो, 1-2 प्लगइन के बारे में समझ लो, तो आप खुद की वेबसाइट बना सकते हो इजीली। थोड़ा बहुत लॉजिक यूज करना पड़ता है। और अगर आप बिल्कुल टेक्निकल नहीं हो, सपोज आप टेक्निकल नहीं हो, तो बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है, freelancing.com है, upwork.com है, fiverr.com है। ये सारी जगह जो बहुत ऑथेंटिक है, यहाँ कोई चीटिंग नहीं है। वहां पे जाके आप एक वेबसाइट डिजाइनर को हायर कर सकते हो। हायर करने के बाद उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताओ कि भाई हम एक हमारी लाइब्रेरी ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कितना चार्ज करोगे। डिपेंड है कितने पेजेस बनाने हैं, कितना कंटेंट अपलोड करना है, उसके बेस पे आपको वो बेसिक, प्रीमियम और अल्ट्रा प्रीमियम ऐसे 3 प्लान आपके सामने वो रखेगा। तीनों प्लान की प्राइस अलग अलग होगी, प्राइसिंग के हिसाब से सर्विस और फीचर्स भी अलग अलग होंगे। और अगर आपको फास्ट डिलीवरी चाहिए तो आप एक्स्ट्रा पे करोगे तो आपको फास्ट डिलीवरी भी वो बना के दे देगा। तो उसका अगर रफली अगर आप समझो, वेबसाइट डिजाइन मार्केट में जो भी रेट चल रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया में बेसिक वेबसाइट के, वो 10 से 15 हजार, आपको 5 हजार रुपए वाले भी मिल जाएंगे। पर बहुत सस्ते में भी कभी मत जाना, क्योंकि उनके पास रेडीमेड टेम्पलेट होते हैं, एक क्लिक में सारे टेम्पलेट से आपकी वेबसाइट 2 घंटे में भी बना देगा। तो थोड़ा अगर आपको 2 हजार रुपये ज्यादा देना पड़े, पर ऑथेंटिक पर्सन चुनना जो आपको आगे भी हेल्प कर पाए। 5 हजार वाला बंदा आप ढूंढ लोगे, 3 हजार वाला बंदा आप ढूंढ लोगे, वेबसाइट बना के आपको दे देगा। अब उसमें आपको हल्का सा भी कोई भी चेंज करना होगा, नॉर्मल चेंज, तो उसके लिए भी वो पैसे मांगता रहेगा। तो इसलिए एक बार अच्छे से समझ लो कंटेंट कहाँ से अपलोड होता है, वो भी आप उससे ही सीख लो, ताकि फ्यूचर में आप खुद ही अपना कंटेंट अपलोड करते रहें। ओके, तो उसका चार्ज मैंने आपको जैसे बोला 10 से 15 हजार के बीच पकड़ के चलो, तो अच्छे से अच्छी वेबसाइट आपको कस्टमाइज वेबसाइट बना के दे देगा। डिजिटल स्टोरेज, यहाँ पे मैंने डिपेंड लिखा है, जो मैंने पहले ही आपको बोला कि आप कोई भी होस्टिंग खरीदते हो तो होस्टिंग के अंदर जो भी आपको जैसे कि आपने एक मीडियम होस्टिंग खरीद लिया 8 हजार रुपए का, तो 8 हजार रुपए में अगर आपको 50 GB स्टोरेज मिल रहा है, तो फिलहाल के लिए स्टार्टअप के लिए 50 GB लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो। आगे जाके कस्टमर बढ़ते रहेंगे, कोर्स की डिमांड बढ़ती रहेगी, जो भी चीजें आप डिजिटली ज्यादा पब्लिश करोगे आपको लगेगा कि नहीं भाई अब तो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट के बारे में बच्चे ज्यादा सीखने आ रहे हैं। ओके,
या तो यूपीएससी के लिए बच्चे ज्यादा सीखने आ रहे हैं, तो उसका कंटेंट आपको ज्यादा अपलोड करने की जरूरत है। तो उस टाइम पे आपको लग रहा है कि कस्टमर भी आ रहे हैं, इनकम भी चालू ही है, इनकम पे रोक नहीं लग रही है या इनकम कम नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे आप प्लान को अपग्रेड करके जो 50 GB का स्टोरेज है उसको 100, 200, 300 जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उतना आप कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। और जब भी आप अपग्रेड करोगे तो उस टाइम जो भी आपका चार्ज चल रहा होगा, जो भी फिक्स एमआरपी होस्टिंग की चलती है, वही होस्टिंग की एमआरपी आपको पे करनी पड़ती है। वो डिपेंड होती है, अलग अलग होती है, क्योंकि INR टू डॉलर में पे होता है, ठीक है। तो उसका फिक्स प्राइस में आपको बता नहीं सकता, वेरिएबल्स थोड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मार्केटिंग बजट। यहाँ पे मैंने 5000 रुपीज लिखे हैं, डिपेंड है आपके ऊपर। अगेन मैं आपको बोलूंगा कि आप अगर स्टार्टिंग में 5000 लगाना नहीं चाहते हो, 2-3 हजार से भी काम बन सकता है। यूट्यूब शॉर्ट्स आप खुद बना सकते हो, फेसबुक के ऊपर पोस्ट करना आप खुद कर सकते हो, व्हाट्सएप के अंदर स्टेटस को चलाना वो भी आप खुद कर सकते हो, आपकी वेबसाइट की कोर्स की लिंक किसी को भेजना वो भी आप खुद कर सकते हो। तो ऐसी जितनी चीजें जो आप खुद कर सकते हो, पहले तो वो आप खुद अपने अंडर में ले लो। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि उस लेवल का ट्रैफिक या उस लेवल का कस्टमर आपके तक नहीं पहुंच रहा है, तो फिर वो आपकी चीज को आप प्रमोट करो। यूट्यूब के वीडियो को भी आप प्रमोट कर सकते हो, थोड़ा पैसा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। फेसबुक की एड्स भी आपको प्रमोट करनी पड़ती है, जो पर डे के बजट के हिसाब से आप सेट कर सकते हो। ओके, नहीं आती है चीज तो पर्टिकुलर कोई प्रोफेशनल को हायर कर लो। आजकल ये बहुत इजी हो गया। पहले एक टाइम था जब हम नए नए टेक्नोलॉजी में आए थे, तब ऐसा टाइम था कि भाई प्रोफेशनल को ही ये आता होगा, हमको नहीं आता है। और आजकल AI आ गया मार्केट में, काफी सारी चीजें यूट्यूब के ऊपर भी बहुत शानदार वीडियोस आपको अवेलेबल फ्री में है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो, वहां से भी आप सीख सकते हो। नहीं आता है तो फिर किसी को आप हायर करके वो चीज करवा सकते हो। उसके बाद हो गया कंटेंट परचेज एंड लाइसेंस। इसमें मैंने डिपेंड लिखा है, ये आपके लिए सबसे बड़ा, ये लाइब्रेरी बिजनेस का सबसे बड़ा जो चीज बोला जाता है, मास्टर स्ट्रोक सचिन तेंदुलकर, ये यही है कि जो भी कंटेंट है उसका 100% लाइसेंसिंग आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने AI से सारी चीज बनवा ली और वो बना के आपने अपनी लाइब्रेरी में पब्लिश कर दी और बच्चों को बांट दी। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, ChatGPT हो गया, गूगल जेमिनी हो गया, या ऐसी दूसरी बहुत सी AI ऐप है, परप्लेक्सिटी हो गया, तो बहुत सारे AI प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप अपना टाइटल डालो, डिस्क्रिप्शन डालो, मुझे ये चाहिए, वो पूरा आपको चैप्टर बना के दे देगा। पर ये चीज आप हमेशा याद रखना कि स्टूडेंट्स को भी ये चीज आती है। आपके पास ऐसी चीज होनी चाहिए जो स्टूडेंट भी नहीं कर पा रहा है। स्टूडेंट खुद $20 देके ChatGPT का प्लस वर्जन लेके ही बैठा है, वो रोज दिन में अपने JEE नीट के 50 सवाल उसमें से जनरेट करके सॉल्व कर रहा है। आप उसको एक यूनिक चीज दो जो सिर्फ टीचर दे सकता है। तो ऐसे प्रोफेसर्स है, ऐसे टीचर्स हैं जिनको पैसे देके आप मटेरियल बनवा सकते हो प्रोफेशनल, और ये लीगल है, इसमें कोई इलीगल चीज नहीं है कि आप भाई मुझे मेरा एक कंटेंट प्रोवाइड करना है, एक लाइब्रेरी सेटअप करनी है जिसके अंदर मेरे को साइंस सब्जेक्ट के ऊपर कुछ चीजें पब्लिश करनी है वेबसाइट के ऊपर। तो साइंस के जो भी अच्छे प्रोफेसर है या टीचर्स है, उनको आप अपने टॉपिक दो, जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो बच्चे ढूंढ रहे हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे कंटेंट राइट करने के लिए, क्या क्या लिखना चाहिए, क्या क्या नहीं लिखना चाहिए, क्या पब्लिश करना चाहिए। तो वो लाइसेंसिंग करना पड़ता है। अच्छा, आपको अगर ये चीज नहीं करवानी है, आपको ऐसा लगे कि नहीं जैसे राजस्थान से मैं नीट का मटेरियल लेके मेरी वेबसाइट पर रख दूंगा, वो भी हो सकता है। उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस मतलब क्या है कि आपने राजस्थान में पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से जो भी मटेरियल परचेस किया, उसका आपको एक दाम चुकाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किसी का भी मटेरियल मैंने शॉप में जाके बुक ले ली, फोटो खींच के PDF बना के डाल दी, आगे जाके आपको ही प्रॉब्लम हो सकता है, कॉपीराइट्स हो सकता है, ट्रेडमार्क के केसेस हो सकते हैं, बहुत लंबा झमेला है। इसलिए हो सके तब तक AI जनरेटेड कंटेंट और रेडीमेड किसी का भी कंटेंट उठा के रखना ये बहुत रिस्की है। इसलिए ट्राई करना कि या तो खुद से चीज डेवलप करो, या तो कोई प्रोफेशनल को हायर करो, उनको पे करो, वो आपके लिए कंटेंट बना के दे दे, वो कंटेंट को क्रॉस वेरीफाई भी कर लो। ओके, तो ये एक आपके ऊपर डिपेंड है, और इसका बजट डिपेंड होता है कि कौन से राइटर से, कौन से पब्लिशर से आप क्या लिखवा रहे हो, उनका क्या रेट है, उसके हिसाब से आपको वो पेमेंट करना पड़ता है। ओके, आखिरी में लो बजट बिजनेस के हिसाब से अगर आपको जाना हो, जो भी अभी तक मैंने आपको समझाया, वेबसाइट से लेके ये सारी चीजें, कंटेंट वंटेंट वगैरह वगैरह,
आपको अगर नॉर्मल बेस पे चालू करना है तो मैक्सिमम इसमें 50 से 60 हज़ार रुपए लग सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। ओके, और आपको प्रोफेशनली जाना है एकदम प्योर पब्लिकली प्रीमियम लेवल पे, जैसे यूडीमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, उस लेवल पे अगर आपको कोई भी चीजें पब्लिश करनी है तो मिनिमम आपको 3 से 5 लाख रुपए की गिनती रखने की। 3 से 4 लाख रुपए तो आराम से हो जाएंगे। उसमें सबसे ज्यादा कॉस्टिंग आपका हमेशा रहेगा आपके कंटेंट के ऊपर। अगर आप सेल्फ कंटेंट क्रिएटर हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, खुद की लैंग्वेज में आप वो चीज लिख के लाइब्रेरी में रख रहे हो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज है, उसमें आपका सबसे ज्यादा पैसा बच भी सकता है। लेकिन अगर आपकी वो चीज मिसिंग है, आप किसी थर्ड पार्टी से कंटेंट लिखवा रहे हो, उसको पे कर रहे हो, तो ये एक ही पार्ट ऐसा है जो सबसे महंगा होता है। तो ये हो गई कुछ फाइनेंस की बजट की बातें। डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी, आपकी जो भी कैपेसिटी है, कैपेसिटी के हिसाब से वो चीजें आप खड़ी करके रख सकते हो। रिक्वायर फैसिलिटीज, अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, उसका फायदा क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी खड़ा करने के लिए कितना एस्टिमेट बजट आपको लग सकता है, ओके, वेबसाइट क्या है, एप्लीकेशन क्या है, वो सारा एस्टिमेट बताने के बाद रिक्वायर फैसिलिटी क्या चाहिए, जो चाहिए ही चाहिए ऐसा ही रखना। मैं जो पॉइंट आपको जो बताने जा रहा हूँ वो चीज ऐसी ही रखना कि ये तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये की पॉइंट मैंने ढूंढ के निकाले हैं। ये की पॉइंट के बेस के ऊपर चीजें बहुत स्मूथ चलती है। उसमें सबसे पहला है फास्ट सर्वर एंड क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज हमेशा सिलेक्ट करने का, लोकल स्टोरेज सिलेक्ट नहीं करने का। लोकल स्टोरेज मतलब क्या हो गया कि आपके घर के कंप्यूटर में आपने डेटा रखा है, कंटेंट रखा है, और उसको आपने इंटरनेट पे रख दिया है, इंटरनेट से आपका घर का कंप्यूटर यूज हो रहा है। ऐसा मत करो, क्योंकि हमारा जो लोकल सर्वर होता है वो इतना हाई फाई नहीं होता है। हम नॉर्मल कंप्यूटर अपने घर पे रखते हैं, उसका प्रोसेसर भी एकदम लो होता है, स्पीड भी बहुत स्लो होती है, और हमेशा क्लाउड स्टोरेज पे ही जाना। क्लाउड स्टोरेज है, ये कुछ टेक्निकल चीज है, आपको समझ में नहीं आए तो कोई भी टेंशन मत लेना, इसकी जरूरत आपको नहीं है। क्लाउड स्टोरेज है वो सीडीएन नेटवर्क यूज करता है, उसको बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। मतलब स्पीड में आपका डाटा एक से दूसरी जगह फेंकता है। हर बार कोई भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है तो हर बार न्यू कस्टमर के हिसाब से उसको जवाब नहीं देता है। कोई भी कस्टमर आता है तो कैशे मेमोरी जो जनरेट होती है सीडीएन सर्वर के थ्रू, तो कैशे में से क्विकली उसको रिस्पॉन्स मिल जाता है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है गूगल। आप अपनी मोबाइल में गूगल खोलोगे, पट करके 1 से 2 सेकंड के अंदर आपका गूगल खुल जाता है। अब गूगल बैठा है यूएसए में, उसका एक सर्वर है हैदराबाद में, फिर भी आप साउथ में बैठे हो तो भी 2 सेकंड में गूगल खुल जाता है ना, क्योंकि उसका कैशे सर्वर है। कैशे सर्वर होता है वो आपको आपका रिक्वेस्ट जो होती है उसका रिस्पॉन्स है वो बहुत स्पीड में देता है। और सेकंड हो गया फास्ट सर्वर। फास्ट सर्वर मतलब हमेशा आप भी जब भी कोई भी होस्टिंग परचेज करे तो वहां एक चीज का ध्यान रखना कि वो लिनक्स बेस्ड सर्वर हो। विंडोज बेस्ड सर्वर मत लेना जो कि स्लो होते हैं। लिनक्स बेस्ड सर्वर होते हैं बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं, तो हमेशा ये दो चीज रखना। फास्ट सर्वर, अगर google.com हमने लिखा 5 मिनट नहीं खुल जाता, अपन भी कंटाल जाता है ना कि अरे यार ये गूगल तो खुल ही नहीं रहा है। वैसे ही आपके स्टूडेंट हैं जब भी एक्सेस करें आपका कंटेंट तो उसकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। अगर पीडीएफ खोलता है तो 1 सेकंड में पीडीएफ खुल जानी चाहिए। लोड होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, कस्टमर आपका चला जाएगा। ये आपके साथ भी होता होगा, इसलिए आप ये बिजनेस शुरू कर रहे हो तो ये दो चीज का जरूर ख्याल रखना। दूसरा हो गया पेमेंट गेटवे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेमेंट गेटवे में, इसके लिए आपको थोड़ा नॉमिनल चार्ज स्टार्टिंग में वन शॉट देना पड़ता है। पेमेंट गेटवे मतलब क्या हो गया कि जैसे आप अमेजोन पे कोई भी चीज परचेज करते हो तो जब ऑर्डर पे क्लिक कर दो तो वहां पे खुलता है ना, डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, गूगल पे से करना है, अमेजोन पे से करना है, ऐसी बहुत सी चीजें होती है। ओके, तो एचडीएफसी का पेमेंट गेटवे है, गूगल पे खुद एक पेमेंट गेटवे है, इंडिया के अंदर रेजर पे करके भी एक पेमेंट गेटवे सर्विस है। इसके अलावा काफी सारे पेमेंट गेटवे, एक दो जो बहुत प्रीमियम लेवल की है आजकल इंडिया में उसको स्टॉप कर दिया हुआ है, तो अदरवाइज पेमेंट गेटवे सर्विसेज बहुत सारी है। पेयू की भी एक पेमेंट गेटवे सर्विसेज है, आईसीआईसी बैंक की भी खुद की है, एचडीएफसी बैंक की भी खुद की है। ओके, तो इसमें से कोई भी एक पेमेंट गेटवे आपको रजिस्टर करना है, आपके बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, केवाईसी अप्रूव करवाना है, आपको पेमेंट गेटवे का लिंक मिल जाएगा। आपकी जो भी वेबसाइट है उसमें आप प्लगइन इंस्टॉल करके आप अपना पेमेंट गेटवे सेट कर सकते हो। आपको नहीं आता है, थर्ड पर्सन की हेल्प ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइम टू टाइम अपनी चीजें आपको ऑनलाइन अपडेट करती रहनी पड़ेगी। वेबसाइट में कोई प्लगइन में अपडेट आया है, आपने वेबसाइट की डिजाइन का जो भी थीम है उसका अपडेट आया है, तो वो सारी चीजें आपको अपडेट टाइम टू टाइम करती रहनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद हो गया यूजर लॉगिन सिस्टम।
मैंडेटरी फील्ड, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी फील्ड। कोई भी यूजर है, आप खुद भी ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन लाइब्रेरी में पार्ट ले ही चुके होंगे, जितने भी मेरे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, तो आपको खुद को पता है आपको अपना रजिस्टर्ड यूजर करवाना पड़ता है, उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ता है। जितने भी कोर्सेज आपने थ्रू आउट द ईयर परचेज किए हैं, कितने रीड किए, कितना प्रोग्रेस है कोर्स का, सर्टिफिकेट मिला है कि नहीं मिला है, लाइब्रेरी में कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए नहीं किए, तो ये सारी चीज का एक रिपोर्ट आपके डैशबोर्ड में दिख जाता है जब भी आप लॉगिन करते हो तब। तो ये भी एक मैंडेटरी पार्ट है। पीडीएफ एंड ई बुक व्यूअर, ये खास याद रखना, जो भी आपकी वेबसाइट बनती है उसमें अगर आप पीडीएफ या ई बुक भी मोस्टली पीडीएफ फॉर्म में ही होती है, तो ऐसे कोई डॉक्यूमेंटेड फाइल अगर आप अपलोड करते हो जो आपका स्टूडेंट ओपन करके खोल के पढ़ सकता है, तो हमेशा आपकी वेबसाइट के ऊपर पीडीएफ व्यूअर इंस्टॉल्ड होना ही चाहिए, वरना वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर खुलेगा नहीं। और अगर पीडीएफ व्यूअर की जगह कोई थर्ड पार्टी व्यूअर आप सिलेक्ट करते हो या इंस्टॉल करते हो या कॉन्फ़िगर करते हो, तो हमेशा आपका जो भी लाइब्रेरी का कोर्स हो वो कोर्स के नीचे रिक्वायरमेंट में मेंशन करना, लिख देना कि भाई अगर आप ये लाइब्रेरी में ये पर्टिकुलर कोर्स को आप अटेंड करना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो आपके लैपटॉप मोबाइल के अंदर नीचे की रिक्वायरमेंट की चीजें एक बार इंस्टॉल कर लेना, तो ही आपके स्टूडेंट के उसमें वो सारी चीजें ओपन होगी। मोबाइल फ्रेंडली इंटरफेस, जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आजकल 21st सेंचुरी ऑब्वियसली 80 से 90% लोग सारी की सारी चीजें मोबाइल के ऊपर एक्सेस करते हैं। तो आप वेबसाइट बनाओ, मोबाइल एप्लीकेशन बनाओ, हमेशा ध्यान में रखना, 2 पैसे ज्यादा देने पड़े तो दे देना, पर मोबाइल फ्रेंडली होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वीडियो लेक्चर हो गए, पीडीएफ लेक्चर हो गए, मैं रात को सब लोग घर में सो जाएंगे, उसके बाद पढ़ने वाला हूँ, तो मैं कोई कंप्यूटर लैपटॉप पे नहीं बैठने वाला हूँ, मैं मेरे मोबाइल में खोलूंगा, पढ़ लूंगा, हेडफोन लगा लूंगा, वीडियो चालू है मेरा। तो हमेशा ये जरूर याद रखना कि मोबाइल फ्रेंडली आपकी सारी चीजें होनी चाहिए। आपकी पीडीएफ ओपन होती है, डॉक्यूमेंट ओपन होता है, वीडियो ओपन होता है, वो भी मोबाइल फ्रेंडली अलाइनमेंट में होना चाहिए। आपकी सारी फ्रेम्स जो है वो मोबाइल के फ्रेंडली होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लास्ट जो है आपका कंटेंट प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ये हमेशा याद रखना। कुछ चीजें हैं जो इसमें आप नहीं कर सकते हो, कुछ चीजें जो आप इसमें कर सकते हो। आपका जो भी कंटेंट आपने लाइब्रेरी में रखा हुआ है उसकी सिक्योरिटी रखना आपकी जिम्मेदारी है, सिक्योरिटी हमेशा रखने की। आपने कभी देखा होगा, आपके टीचर्स होंगे या आपके फ्रेंड्स होंगे या तो मार्केट में कहीं ऑनलाइन कोई भी चीज आपको मिल गई, जैसे यूपीएससी क्विज का एक बंडल आपको मिल गया, आपने डाउनलोड कर लिया, जैसे उसकी फाइल ओपन करोगे तो उसमें लिखा होगा कि भाई अंकित अकोलकर, नीचे वो वाटरमार्क दिखता है ना आपको, वाटरमार्क, तो क्या हो गया, वो सिक्योरिटी दे रहा है। कई लोग होते हैं कि भले ना सिक्योरिटी की अपन अपना पढ़ लो, लोग करते हैं। देखो मैंने पहले ही बोला था कि कुछ चीज ऐसी है कि जो आप नहीं कर पाओगे। ओके, अब जैसे स्क्रीन खोला हुआ है, लाइब्रेरी में पेमेंट एक यूजर ने किया, जैसे मैंने 2,000 रुपए भर के लाइब्रेरी का एक्सेस लिया है, मेरा दोस्त मेरे बाजू में बैठा है, मेरी स्क्रीन का फोटो वो खींचता रहेगा, तो उसको तो मैं रोक नहीं पाऊंगा, उसको तो आप भी नहीं रोक पाओगे, आपके खुद के बिजनेस के लिए आप उसको रोक नहीं पाओगे। तो डिजिटली में कुछ कुछ चीजें ऐसी है कि जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई कुछ चीजें जिसका सॉल्यूशन है। जैसे आपके जो भी कोर्स में मटेरियल आपने डाले हुए हैं, तो उसमें कोई प्रिंट कमांड ना दे सके, ऐसा कस्टम कोडिंग आपको आपकी वेबसाइट में करवाना पड़ेगा कि प्रिंट देने का ऑप्शन ही डिसेबल हो, ताकि वो धड़ाधड़ प्रिंट ना निकाले। फोटो खींच रहा है उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, स्क्रॉल करना है उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, राइट क्लिक का ऑप्शन है उसको आप डिसेबल कर सकते हो, जैसे प्रिंट के ऑप्शन को आप डिसेबल कर सकते हो, वैसे राइट क्लिक, माउस का जो राइट क्लिक होता है उसको डिसेबल कर दो, क्योंकि राइट क्लिक करोगे तभी सारे आपको ऑप्शन दिखते हैं ना, कि प्रिंट निकालना है, कॉपी करना है, प्रॉपर्टी में जाना है, इसकी लिंक पे जाना है, तो राइट क्लिक ही डिसेबल कर दो, वो आप कस्टम कोडिंग में करवा सकते हो। प्रिंट का ऑप्शन डिसेबल करवा दो, वो भी आप कस्टम कोडिंग में अपनी वेबसाइट में करवा सकते हो। तो ये सारी कुछ कुछ चीजें, वाटरमार्क डलवा दो। ओके, कुछ ड्यूरेशन तक आपका स्क्रीन के ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो आपका सेशन लॉग आउट हो जाए, फिर से यूजर को लॉग इन करना पड़े, ताकि दूसरा बैठे बैठे फोटो ना खींचता रहे। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें जो आप कर सकते हो, कुछ कुछ चीजें वो नहीं भी कर सकते हो। ओके, हाउ टू मेक मनी, लास्ट ऑप्शन है भाई। इतना सारा सर आपने समझा दिया, पर इसमें से पैसा कैसे बनाए वो तो समझाओ, मेन मुद्दे पे तो आप आए ही नहीं अभी तक, तो वहां पे भी अपन आ जाते हैं। ये लास्ट टॉपिक है वीडियो का, मंथली सब्सक्रिप्शन। मैंने पहले ही बोला था कि छोटे छोटे थोड़े कोर्सेज स्टार्टिंग में जब भी आप अपना बिजनेस ओपन करते हो, तो छोटे छोटे कुछ प्रोजेक्ट्स रखो जो कि 15 दिन के हो, 20 दिन के हो या 1 महीने के हो, उससे आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ेगा।
और हमेशा रिव्यू सिस्टम अपनी एनेबल रखने की। कोर्स का 20% होता है, जैसे लाइब्रेरी का जो भी कोर्स आपने रखा है, जो भी रीडिंग के लिए मटेरियल रखा है, 20% मटेरियल जैसे ही पढ़ लिया तो उसको नोटिफिकेशन आना चाहिए कि भैया हमको रिव्यू दो। 20% आपने पढ़ा, वो कैसा रहा आपके लिए। ये रिव्यू बहुत काम के होते हैं स्टार्टिंग के लिए। आप जाते हो ना कोई भी वेबसाइट के ऊपर कि यहाँ पे 5000 कस्टमर के रिव्यू है, अमेजोन पे जाते हो तो फ्लिपकार्ट पे जाते हो, कहीं भी जाते हो, इवन स्पॉटिफाई पे गाना सुनने जाते हो तो वहां भी लिखा होता है कि 10,000 रिव्यू है अरिजीत सिंह के गाने के ऊपर, होता है ना ऐसा। तो 10,000 लोगों को अच्छा लगे, तो हम हमेशा देखते हैं कि जितने ज्यादा रिव्यू उतनी अच्छी चीज। तो रिव्यू वाला सिस्टम रखने का, 20% उसने आपकी चीज पढ़ी, पॉपअप आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए कि भाई राइट रिव्यू, और कंपलसरी कर दो कि भाई कंपलसरी रिव्यू लिखना ही है तभी आगे बढ़ेगा। वापस 50% होता है, फिर से एक बार मैसेज दो उसको कि भाई रिव्यू डालो फिर आगे बढ़ेगा। तो ये कुछ कुछ चीजें, ये कोई फिक्स चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर ये चीज आपकी ही चीज को स्टार्टिंग में प्रमोट करेगी। ये प्रमोशन के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आपको हेल्प करेगी, क्योंकि मार्केटिंग में आप कितने पैसे लगाओगे, थोड़ा स्मार्टली भी आपको सोचना पड़ेगा ना कि भाई रिव्यू देते हैं लोग, तो ऐसे 3 से 4 बेसिक कोर्स जो है, मटेरियल जो है, जो आजकल ट्रेंडिंग में चलते हो, वैसे ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर 2-3 सब्जेक्ट के ऊपर लाइब्रेरी का मटेरियल बना लो, पब्लिश करो, रिव्यू कंपलसरी कर दो, रिव्यू आने लगेंगे, कस्टमर ऑटोमेटिकली आने लगेंगे, फायदा आप ही को है। उसके बाद और कुछ चीजें पब्लिश करो, उससे कुछ और चीज पब्लिश करो, ऐसे करते करते अपनी लाइब्रेरी बड़ी करते जाओ। और अगर आपके पास 1-2 करोड़ रुपये आप लेके ही बैठे हो तो सीधा किसी से भी मटेरियल खरीद के ट्रेडमार्क लगा के अपलोड कर दो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है अगर आपके पास पैसे हैं। ये तो पैसा स्टार्टिंग में नहीं है, उन लोगों के लिए ये आइडिया है। दूसरा है प्रीमियम मेंबरशिप। मेंबरशिप के 2 पार्ट है, मैंने आपको जैसे बोला, एक नॉर्मल मेंबरशिप रखने की, एक प्रीमियम रखने की। प्रीमियम के अंदर क्या है, एड ऑन्स दे देने के। नॉर्मल मेंबरशिप मतलब क्या है कि जैसे नीट का कंसेप्ट क्या है, तो नीट का ये कंसेप्ट है, उसके नीचे 4 क्वेश्चन आंसर लिख लिए, तो वो एक नॉर्मल कंसेप्ट हो गया। ओके। लेकिन प्रीमियम कंसेप्ट में क्या होगा, ये कंसेप्ट है, 10 से 15 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन अगर सही है, आपने बोलते ना ट्रू और फॉल्स, सही या गलत, अगर सारे क्वेश्चंस आपने सही किए तो भी आपको सॉल्यूशन दिखाएगा विथ ऑडियो विथ वीडियो, और अगर आपके क्वेश्चंस गलत है, फॉल्स है, तो भी आपको सॉल्यूशन दिखाएगा विथ ऑडियो विथ वीडियो। तो ये ऑडियो वीडियो, एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा पीडीएफ, प्रैक्टिस पीडीएफ, ये जो बल्क आप एक साथ देने की कोशिश करोगे उसको आप बोल सकते हो प्रीमियम मेंबरशिप। प्रीमियम में आपको हर चीजें ज्यादा और अच्छी मिलेगी। नॉर्मल के अंदर कंसेप्ट है वो आपको शॉर्ट में समझा जाएगा, प्रीमियम में आपको वही चीज डिटेल में समझाई जाएगी। तो ये फर्क होता है। ओके। अफिलिएट मार्केटिंग शायद आप सबको पता ही होगा, एक कॉमन सी चीज है आजकल। इससे कमीशन बेस भी आप बोल सकते हो। आपने जो भी वेबसाइट बनाई है, लाइब्रेरी के अंदर आपने 10 चीजें पब्लिश कर दी है, कोर्सेज हो गए, मटेरियल हो गए, तो आप अपनी ही वेबसाइट के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग का कंटेंट भी ऐड ऑन करवा सकते हो। मतलब मेरी वेबसाइट है, लेकिन मेरी वेबसाइट के ऊपर लाइब्रेरी के जैसे 10 मटेरियल मैंने रखे हुए हैं, तो मेरे मटेरियल मेरी वेबसाइट पे आके आप अपना खुद का लॉगिन एज ए एफिलिएट मेंबर या तो एफिलिएट पार्टनर, आप एक यूजर क्रिएट करो, साइन अप करो मेरी वेबसाइट पे, उसमें से पर्टिकुलर कोर्स को आप प्रमोट करो अपने एंड पे। आप प्रमोट करोगे, कोई तीसरा बंदा आपके थ्रू मेरा कोर्स खरीदेगा या मेरा मटेरियल खरीदेगा ऑनलाइन, आपको कमीशन मिलेगा। ये स्कीम आजकल बहुत चलती है। अगर 2,000 रुपए हैं तो आपने मेंशन कर दिया कि भाई हर प्रोडक्ट, हर परचेजिंग के ऊपर एफिलिएट कमीशन 5% हम देंगे। अब 10 प्रोडक्ट है, 10 प्रोडक्ट, एक एक प्रोडक्ट का जो भी रेट है वो 2-2 हज़ार रुपया है, तो 2,000 का 5% कितना हुआ मुझे कमेंट करके बताना, उतना आपको मिल सकता है एफिलिएट मार्केटिंग करके। थर्ड है एड्स एंड पार्टनरशिप। एड्स और पार्टनरशिप मतलब जैसे आपकी चीज एक बार चल गई, मार्केट में लोग आने लगे, आपका नाम, नेम, फेम सब कुछ हो गया, लोग जानने लगे कि हाँ भाई अंकित अकोलकर की लाइब्रेरी मतलब बेस्ट लाइब्रेरी, वहां पे कंटेंट क्या जबरदस्त दिया हुआ है, तो उसके बाद जो मेरी वेबसाइट है, किसी और ने नया बिजनेस शुरू किया है तो वो मुझे कांटेक्ट करेगा कि अंकित अकोलकर की वेबसाइट है, लाइब्रेरी जो है, वहां पे रोज के 10,000 यूजर आते हैं, विजिट करते हैं वेबसाइट को, तो उनकी वेबसाइट के अगर कोने में मैं मेरी वेबसाइट की एड लगवा दूं, तो 10,000 लोग आ रहे हैं तो उसमें से 1,000 लोग तो क्लिक करेंगे, और वो 1,000 में से 10 लोग तो मेरी चीज खरीदेंगे। समझ रहे हो आप?
तो वो एड मैं मेरी वेबसाइट पे लगाऊंगा, उसके पैसे मैं उनसे ले सकता हूँ कि हाँ भाई मेरी वेबसाइट पे तुम्हारा कंपनी का एड लगवा दूंगा, लेकिन 1 महीने का 1000-2000 रुपया लूंगा, और वो दे देगा क्योंकि वो ऑटोमेटिक मार्केटिंग है, क्योंकि 10-10 हजार लोग आ रहे हैं। मैंने आपको समझाया 10 हजार में से 1 हजार लोग भी ले लेंगे तो उसको तो बेनिफिट ही है। तो ये होती है एड्स और पार्टनरशिप। सेम वे एड्स की तरह पार्टनरशिप भी करता है कि भाई जो भी मैंने मटेरियल अपलोड किया है वो मटेरियल के अंदर मैं ऐड ऑन कर दूंगा कि भाई मटेरियल के साथ दूसरा कोई एजुकेशन, जैसे कोई स्टेशनरी वाला मेरा दोस्त है तो मैं नीचे उसका एक ऐड ऑन कर दूंगा कि भाई ये लाइब्रेरी का मटेरियल आपने 1000 रुपए में खरीदा, आपने पढ़ा, लेकिन अगर साथ में आपको इतनी 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 स्टेशनरी भी चाहिए तो 200 रुपये और पेड कर दो, तो 1000 रुपये का मेरा कोर्स, 200 रुपये की नीचे की ये स्टेशनरी, टोटल पेमेंट आपका हो गया 1200 रुपये। स्टेशनरी की आइटम आपको ये एड्रेस पे जाके ले लेनी है, तो उसका भी बिजनेस ऑटोमेटिकली चलेगा। तो ये हो गया एक पार्टनरशिप फॉर्म। नेक्स्ट है कोर्स सेलिंग। ये मैंने आपको बोला कि आप ऑफलाइन भी इसको, ऑफलाइन मॉडल इसको बोलते हैं। ऑफलाइन मॉडल मतलब आपके दोस्तों को आपने बोल दिया कि भाई मेरी भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ जो भी बेच के लाएगा उसको मैं एक इनिशियल अमाउंट कमीशन प्रोवाइड कर दूंगा, मैं उसको कमीशन दे दूंगा। तो जो भी ऑफलाइन, इसमें दोस्त लोग भी होशियार होता है, वो आते हैं कि भाई यार मैंने तेरे 3 कोर्स बेच दिए, तो आपको अपने डैशबोर्ड में जाके चेक करने का कि भाई गया है कि नहीं गया, ला कस्टमर का नाम क्या है, मैच करने का। तो ये इस तरह से एक कंसेप्ट चलता है। एंड लास्ट है स्कूल एंड इंस्टीट्यूट पैकेजेस। सबसे फेमस आपका जो भी लाइब्रेरी, मैंने पहले ही बोला था कि आपकी सबसे बड़ी टारगेट ऑडियंस होती है स्टूडेंट्स, कॉलेजियंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे। तो ये सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेंगे? स्कूल्स में मिलेंगे, कॉलेज में मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज में मिलेंगे। तो आपकी जो भी फर्म है, एक डेडिकेटेड बंदा, अगर आप बोलने में अच्छे हो तो कुछ टारगेट बनाओ कि हफ्ते में 1 या 2 स्कूल की विजिट करनी है। वो स्कूल को जाके समझाओ कि भाई हमने ऐसी ऐसी ऑनलाइन लाइब्रेरी ओपन की है, अगर आपके बच्चे जुड़ना चाहते हैं तो उसमें स्कूल को हम इतना पेमेंट आपको कमीशन देंगे। तो आप अपनी स्ट्रेंथ है, अगर कोई स्कूल में 2000 बच्चे हैं, कोई स्कूल में 6000 बच्चे हैं, उसमें से अगर 50% बच्चे भी आपको मिल गए तो आपके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, समझ रहे हो। वैसे ही कॉलेज में भी आप जाके ये चीज़ शेयर कर सकते हो कि भाई इंटर्नशिप के प्रोग्राम्स हैं, ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ऐसे मटेरियल्स हैं, तो लोग आते हैं। आपके मटेरियल में दम होना चाहिए। अगर आपके मटेरियल में दम है, अच्छे से अच्छे लोग आते हैं, और एक बार 2 से 5 यूजर ने अगर वो मटेरियल अच्छे से पढ़ लिया और उन्होंने माउथ टू माउथ मार्केटिंग शुरू कर दी, जो सबसे पावरफुल होती है, तो फिर आपके वेबसाइट के ऊपर या एप्लीकेशन के ऊपर ट्रैफिक आने से कोई भी रोक नहीं सकता है। लेकिन हमेशा मैंने पहले ही बोला, डोंट डिप इन डिजाइनिंग, जस्ट फोकस ऑन योर कंटेंट व्हाट यू प्रोवाइड। इंग्लिश में थोड़ा मैंने बोल दिया, पर डिजाइनिंग या बड़ी बड़ी चीजों में टाइम वेस्ट मत करो, पैसे मत बर्बाद करो। मेन पॉइंट आपका जो है कंटेंट, उसके ऊपर फोकस करो। उसका छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा, google.com और chatgpt.com। दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली ये दोनों सर्विसेज, उसकी डिजाइन क्या है मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं तो चैट जीपीटी खोलता हूँ तो मुझे तो खाली एक विंडो ही दिखती है, कोई डिजाइन कुछ नहीं है। गूगल भी खोलता हूँ तो एक बॉक्स दिखता है, भाई इसमें अब तुम्हारा प्रश्न डालो, जवाब ढूंढो। तो मैं तो फैन हूँ इस चीज का कि भाई डोंट गो डीप इन डिजाइन, फोकस ऑन योर कंटेंट। ठीक है, आप अपने कंटेंट को बेस्ट बनाओ, लोग आते हैं, पढ़ते हैं, कुछ कुछ चीजें टीवी में देखते हैं कि भाई यहाँ से, जैसे सुपर 30 पिक्चर आया था, वो जो सर थे उन्होंने जो 30 बच्चों को पढ़ाया, जिन्होंने आईआईटी, मेडिकल सब क्रैक कर लिया, एमबीबीएस सब में गए ना, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, बहुत सारी स्ट्रीम थी, सारी स्ट्रीम में उनके सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए। अब आप मुझे बताओ कि वो सर का नाम इसके पहले कभी किसी ने सुना था? कभी उनकी वेबसाइट देखी थी? कुछ नहीं देखा था ना। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके कंटेंट में दम है, आपके अंदर दम है, आपको कोई नहीं रोक सकता है। ओके, अगर आपके पास नहीं है, वो कोई ट्रस्टेबल पर्सन है, ऐसी भी चीज आप सेट कर सकते हो कि भाई मैं हूँ, मुझे नहीं आता है, मुझे पढ़ाना नहीं आता है, बिजनेस कैसे करना है वो मैं आपको सिखा सकता हूँ, आइडियाज मैं आपको दे सकता हूँ। पर खुद मेरे को कोई बोले कि नीट पढ़ा हो, तो वो मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। पर कुछ ऐसे ट्रस्टेबल लोग हैं मेरे पास कि जो वो चीज कर सकते हैं, तो मैनेज करने के लिए वो मुझे आता है, मैं मैनेज अच्छे से कर सकता हूँ। तो ऐसे में 2-3 बंदे ढूंढ के वो चीज मैं रन कर सकता हूँ। तो ये पूरा जो प्लेटफॉर्म हमने आज देखा, एक सेकंड मैंने आपको बिजनेस मॉडल समझाने की कोशिश की थी। पहला जो था वो फिजिकल लाइब्रेरी थी, दूसरा जो है डिजिटल लाइब्रेरी है। कॉस्टिंग है वो फिजिकल लाइब्रेरी से काफी कम होगा, एक चीज को छोड़ के। कौन सी चीज है? अभी तक नहीं समझे? मटेरियल
और आपको जो भी मटेरियल आपको रखना है वो ऑथेंटिक मटेरियल आपको रखना है, कोई कॉपी पेस्ट किया हुआ मटेरियल नहीं रखना है, एआई जनरेटेड मटेरियल बिल्कुल मत रखना, क्योंकि आपसे ज़्यादा बच्चे स्मार्ट हो चुके हैं, बच्चे ऑनलाइन एआई में सब कुछ ढूंढ लेते हैं अपने को क्या क्या पढ़ना है वो। तो यूनिक कंटेंटनरी आपको बनानी पड़ेगी, वो पब्लिश करनी पड़ेगी। जैसे रिसर्च लाइब्रेरी का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, रिसर्च लाइब्रेरी मतलब खुद से रिसर्च की हुई चीज़ें जो चलती हैं, ऐसा कुछ आपको बनाना पड़ेगा। तो ये जो कंसेप्ट था डिजिटल लाइब्रेरी के लिए, आप खुद कर सकते हो, फिजिकल लाइब्रेरी से शुरू करो और डिजिटल लाइब्रेरी में कन्वर्ट हो जाओ, वो भी चल सकता है। ओके, डिजिटल लाइब्रेरी का एक लास्ट आपको एक छोटा सा चीज मैं आपको बता दूंगा, एडवांटेज ही मैं तो उसको बोलूंगा कि आपने डिजिटल लाइब्रेरी बना ली, उसके बाद जितनी भी फिजिकल लाइब्रेरी आपके सिटी में है उनको भी तुम कांटेक्ट कर सकते हो कि भाई अभी तो फिजिकल लाइब्रेरी के हिसाब से तुम्हारी लाइब्रेरी में सिर्फ वुडन बॉक्सेस ही है, टेबल्स ही है, जहाँ बच्चा आता है, बैठता है, लाइट चालू करता है, पढ़ने लगता है। तो थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के, जैसे 20 बच्चे बैठे हैं, 20 बॉक्सेस बने हैं, तो 20 कंप्यूटर रख दो और इंटरनेट का कनेक्शन दे दो, मेरी वेबसाइट है तुम्हारी लाइब्रेरी में मैं चलवा दूंगा फ्री में, इतना टका कमीशन दे देना मुझे। ये भी आप कर सकते हो आगे जाके। तो ऐसी भी चीजें हैं, जैसे स्कूल कॉलेज का बोला, उसमें फिजिकल लाइब्रेरी भी आप जोड़ सकते हो, ऐसी लाइब्रेरी में जाके भी आप अपना पॉइंट रख सकते हो। इवन अगर आपको लगे कि प्रॉफिटेबल चीज है तो 50% इन्वेस्टमेंट आप भी कर दो कि भाई आप 50 कंप्यूटर खरीद लो, 50% इन्वेस्टमेंट मैं भी करूंगा, बाकी का 50% तुम करना, जहाँ पे मेरी वेबसाइट चलेगी, बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, जो भी रेवेन्यू होगा वो 50-50 कर लेंगे। तो काफी सारे एडवांटेज है। वैसे भी इंडिया के लोग जुगाड़ लगाने में अपन सब नंबर 1 ही है, तो हमेशा देखना। लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी में एक ही कंसेप्ट, लास्ट टाइम आखिरी बार मैं समझा रहा हूँ, कंटेंट के अंदर बहुत ध्यान रखना। ऑटोमेटेड कंटेंट, एआई जनरेटेड कंटेंट में चक्कर में मत पड़ना, किसी का भी मटेरियल उठा के पब्लिश कर देना उसमें मत पड़ना। इन फ्यूचर कभी भी कोई भी ट्रेडमार्क कॉपीराइट इश्यू होता है तो ये बहुत बड़ी चीज बन जाती है। ओके, तो होप सो आपको ये मॉडल समझ में आया होगा, शायद आपको एक्साइटमेंट भी होगा कि ये मॉडल तो मैं कर सकता हूँ। आपकी नोट्स भी आप रख सकते हो, आपने जो भी पढ़ाई की, अगर आपने अपनी नोट बचा के रखी है तो नोट को भी कन्वर्ट कर करके आप इसमें रख सकते हो। वो लीगल है क्योंकि आपने खुद ने लिखा हुआ है, आपको लिखवाया गया है, वो आप सेल्फ पब्लिश कर सकते हो, वो बेच भी सकते हो इन शॉर्ट आप। ओके, तो मिलते हैं ऐसे ही कोई नए बिजनेस मॉडल के आइडिया के साथ अगले नए नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। हमारा एक मिशन है कि एजुकेशन को हम थोड़ा रोल आउट कर रहे हैं, घर घर तक पहुंचे हमारी वेबसाइट, जो कि बिल्कुल फ्री में है, कोई भी साइन अप नहीं है, कोई भी लॉगिन नहीं है, कोई भी पेमेंट नहीं है। हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट के थ्रू कभी भी कोई पेड कॉल या भी मार्केटिंग कॉल आता नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें।